दो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, दोनों का आपस में वैसे तो कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, पर अब इन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और पता ही है आपको दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, तो अलग अलग टीचर ही पढ़ाएंगे, सेम टीचर पढ़ाने का तो कोई लॉजिक निकलता ही नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा 50 मार्क्स का। ठीक है, और एक अच्छी बात है, बुरी बात भी, अच्छी बात भी है कि एज सच कोई क्राइटेरिया अभी तक तो बना हुआ है नहीं कि दोनों में मिनिमम मिनिमम नंबर लाने। तो आपको तो टोटल 100 मार्क्स लाने, 100 में से आपको पासिंग के लिए तो 40, नहीं तो एग्रीगेट बनाना है तो 50 लाना होता है। तो अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आप 50 नंबर ऑडिट में ही लाओ, 40 नंबर या 40 फाइनेंस में लाओ या 20-20 लाओ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन क्या ना, थ्योरेटिकल पेपर अगर है तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। ऑडिट है तो प्रैक्टिकल होता है, लाइफ में बहुत काम में आएगा। क्या काम में आएगा बताऊंगा अभी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि प्रैक्टिकल है, सो अनडाउटेडली आपका मेजर जो फोकस रहेगा वो उसी पे रहेगा, प्रैक्टिकल पे, है ना, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है। सो इट सीम्स टू बी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग, सो अच्छा ही लगता है अपने आप ही। लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है कि वहां आते हैं क्वेश्चन 8 नंबर के, 5 नंबर के। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ऐसा है जो आ गया तो पूरा ठीक, नहीं आया तो पूरा गया। ये दो ही बातें होती है उसके अंदर, आ गया तो ठीक, नहीं तो गलत। अब यह फाउंडेशन जैसा नहीं है ना, कि अपने पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आकर ऑब्जेक्टिव आ रहे, तो 4 ऑप्शन है, तो अपन 10, अगर नंबर का क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन बनेंगे, तो 2 गलत भी हो गए तो 8 तो सही है। यहाँ तो या तो पूरा क्वेश्चन जाएगा, या इसीलिए पूरी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो ये भी पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, अभी क्राइटेरिया नहीं है, इंस्टीट्यूट का कुछ पता नहीं होता। आप तो साल भर पढ़ लिए, इंस्टीट्यूट कब क्या नोटिफिकेशन निकाल दे गॉड नोस, हमें भी नहीं पता होता। अब तो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि हमें भी नहीं पता होता कब क्या हो जाएगा। तो कल को अगर कुछ इस तरह का निकाल दिया कि भाई 20-20 नंबर दोनों में मिनिमम लाना जरूरी है, तो फिर उस समय आप कोप अप नहीं कर पाओगे, तब तक सिलेबस खत्म हो चुका होगा। फिर आप सोचो कि यार अब मैं ऑडिट को डेवलप कर लूं उतना अच्छा जितना मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो दोनों को बराबर लेके चलो। ठीक है ना, हमें नहीं पता, और पेपर तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छी बात है पता नहीं, बुरी बात है तो पता नहीं। पहले पेपर बहुत इजी आता था। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत सीरियस नोट पे आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपको मैं अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। अभी जो सीए फाइनल का एक बैच चल रहा है ना, इस समय जनता स्टोर पे, उसका आपको एक छोटा सा मैं वो बताता हूँ, उसका फॉर्मेट कैसा रहा उसके अंदर। सीए में इंटर का जो बैच था, है ना, पिछले साल वाला, उस बैच में से सिर्फ 6 बच्चे सीए में फाइनल में गए, एंड दे ऑल आर मेरिट होल्डर। यानी उस सीए में इंटर के बैच में से या तो बच्चे फेल हुए या तो मेरिट में आए। दो ही बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए, मेरिट नहीं है। मतलब उस पूरे बैच में लगभग 50 बच्चे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ 8 बच्चे पास हुए हैं। और इसी को अगर आप कंपेयर करोगे पिछले अटेम्प्ट से, सो प्रपोर्शन बहुत रिवर्स है। करीब 50 to 60% बच्चे सीए में फाइनल में पहुंच जाया करते थे इंटर से निकल के। तो अभी पेपर को जो लेवल है वो बहुत, और ये बात आपको सिर्फ मेरे कहने से नहीं माननी नहीं है। अगर आपके कोई सीनियर है जो इस समय सीए में फाइनल में है किसी भी कोचिंग में, आप उनसे पूछना एक बार कि तुम जब सीए में इंटर थे तो तुम्हारे साथ कितने बच्चे ऐसे थे जो पास हो गए, और ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने कम, ये मत पूछना, ये पूछना कि ऐसे कितने बच्चे थे जो बिना मेहनत के या कम मेहनत के या बिना एफर्ट्स के या कम एफर्ट्स के पास हो गए। एक भी नहीं मिलेगा आपको। सो द पेपर पैटर्न हैज चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम द लास्ट 3 अटेम्प्ट्स। पेपर का पैटर्न इतना अनप्रिडिक्टेबल है, हमें भी नहीं पता होता। पहले हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर लेते थे कि यार पिछले 10 सालों से ये आ रहा है तो पेपर में आएगा, तो मोटा मोटी 40-50% पेपर हमारा लग जाता था, प्रिडिक्शन सारे टीचर का, क्योंकि वो पूरा रिवाइज हो रहा था बार बार। लेकिन अब तो बिल्कुल बदल गया। सो कोई नहीं जानता आपका पेपर कैसा है। गलती से भी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर आप चले गए, या मान लीजिए ऑडिट के बेसिस पे एज द केस पे, और साला वही पेपर टफ आ गया ना, पूरा बंटाधार हो जाए, तो रिस्क तो ले नहीं सकते। ठीक है ना, आपको जितनी इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देनी है उतनी इसको भी देनी देनी पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा मन से करो, बिना मन से करो, अच्छा लग रहा है करो, बना नहीं लग रहा है वो हमारे हाथ में अब नहीं रहा। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान में रखना। थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जब अभी आर्टिकलशिप में जाओगे इसके बाद में, है ना, सारे बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं फाइनल इंटर में? अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, टैक्सेशन।
देने का रीजन भी है क्योंकि प्रैक्टिकल है। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता, बिकॉज बीइंग एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, थ्योरेटिकल नहीं अच्छे लगते। सबको नहीं लगते, मुझे भी नहीं लगते, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए अच्छे लगते हैं, वो एक अलग बात है। बीइंग एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं, right? So you gives a lot of importance to these four subjects, and we used to keep theoretical papers like audit, law, okay, SM. We used to keep them aside, है ना, क्योंकि वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। उसमें भी बच्चों का एक प्री कंसेप्शन होता है कि यार ये तो मैं लास्ट में भी पढ़ूंगा तो आ जाएगा, ये तुम्हारे सीनियर्स तुमको बोलेंगे रटना ही पड़ता है, रटना ही पड़ेगा, ये तो एंड में याद ही करना है। काइंड ऑफ मिसकंसेप्शंस वी यूज्ड टू हैव इन आवर हेड। और जैसे आप सीए में इंटर से, अब क्या होता है, उससे उससे होता कुछ नहीं, पास तो आप हो जाओगे लास्ट में पढ़ के भी, और उससे क्या ना, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते, क्योंकि लास्ट में तो रटा आपने, तो बेसिक जो उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आती नहीं। अब सीएमए में क्या बहुत सारे बच्चे होने लग गए, तो जो ट्रेनिंग होती है आपकी वो भी 15 महीने की हो गई। आई होप यू नो दैट। पहले 6 महीने की थी, 15 महीने की। पहले क्या होता था, दो एडवांटेज थे, डमी हो जाती थी, आसानी से मिल जाती थी, सारे बच्चे डमी करते थे, क्योंकि सीएमए में बच्चे कितने होते थे, 12 15, 20 50 100। सीएमए फर्म्स तो ज्यादा होती नहीं, सीए फर्म में ट्रेनिंग होती थी, एक एक दो दो आर्टिकल आते थे, डमी देते थे। अब आते हैं 200 500। अब अब कौन डमी दे भाई, अब डमी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इजीली मिलती नहीं। फिर 15 महीने की आर्टिकलशिप का डमी सर्टिफिकेट देने में सीए को जोर आता है। सीएमए फॉर्म तो कहे ही कहां, जयपुर में एक सीएमए फॉर्म है, पूरे जयपुर एक या दो सीएमए फॉर्म। अब सब तो वहां नहीं जा सकते ना, तो सीए फॉर्म में जाना पड़ेगा। सीए फॉर्म्स हमारे इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हर 3 महीने में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है फॉर्म का, एंड इफ दे फाउंड दैट द आर्टिकलशिप इज डमी, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, सीए की डिग्री कैंसिल। डिग्री कैंसिल मतलब स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन से। तो भी बच्चे भी फाउंडेशन दे रहे हैं, वो भी दे रहा है, वो बच्चों से पूछ रहा है पढ़ाई करी क्या, बच्चे पूछे पापा आपने करी क्या, ऐसा हाल हो जाता है। तो कोई नहीं देता, कौन रिस्क लेगा तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए, वो क्यों रिस्क लेगा। अब तुम जाओगे आर्टिकलशिप में तो उनके पास 6 लोगों की सीट है, दो पहुंच गए 6, तो इंटरव्यू तो लेगा ना बंदा, कैसे सेलेक्ट करेगा, इंटरव्यू तो लेना ही पड़ेगा ना। अब वो इंटरव्यू में पूछेगा तुमसे सवाल, और वो सवाल आपसे ना अकाउंट्स पे पूछेगा, ना कॉस्टिंग पे पूछेगा, ना एफएम पे पूछेगा, बस 3 चीजों पे सवाल पूछेगा, टैक्सेशन, अकाउंट्स, सॉरी टैक्सेशन, ऑडिट एंड लॉ। सिर्फ 3 चीजों पे, टैक्सेशन, ऑडिट एंड लॉ, क्योंकि यही काम ही यही होते हैं। सीएफएम में और कोई काम होता ही नहीं है। आप पूछोगे सीएफएम में अकाउंट्स का काम, कोई अकाउंटिंग काम नहीं होता सीएफएम में, एक भी सीएफएम में नहीं होता है। ना कॉस्टिंग का काम होता है, ना एफएम का काम होता है। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए मेरी बात पे, कोई भी रैंडमली आप सीएफएम उठा लेना, जो भी आपकी जानकारी में हो ना, दूर पास जैसे भी, कोई भी रैंडमली, और आप उससे पूछना दैट हाउ मेनी कंपनीज अकाउंट्स ही प्रिपेयर, पूछना एक बार आप, बोले जीरो। कितनी कंपनी को तुमने एफएम में एडवाइस दी, पूछना जरा आपसे, बोले एफएम तो मुझे खुद को ही याद नहीं है कब पढ़ी लास्ट टाइम। नोबडी यूज्ड टू कैलकुलेट द रेशियोज एंड ट्रेंड्स एंड एक्सेस एक्सेट्रा। सिर्फ 3 चीजें काम में आती हैं सारी फर्म, टैक्सेशन, राइट, ऑडिट, टैक्सेशन ऑडिट, ऑडिट करते इसलिए लॉ भी रिक्वायर्ड होती है, एंड बच्चे इन तीनों में, खासतौर पे ऑडिट एंड लॉ में सबसे वीक। दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बार बार पूछ ले कह रहा हूं, बिकॉज जो भी आपके साथी हैं बड़े सीनियर, उनसे पूछो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कैंपस में जाओगे ना, कैंपस में योर इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन ऑडिट, लॉ एंड टैक्स। व्हाई? इंटरव्यू चल रहा है आपका, और वो आपको, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, इंटरव्यू चल रहा है, दीदी का इंटरव्यू चल रहा है, और मैंने कहा मैडम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्व कर दो ना, 20 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अमालगमेशन का। ये करीब पागल है कि इंटरव्यू देने आई हूं मैं, है? ऐसे कोई पूछता है क्या आपसे? कौन पूछेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन आपसे वहां पे, जरा सोच के बताना आप। आपको क्या करेंगे एफएम में, या उसमें कोई क्वेश्चन बना के देंगे क्या कॉस्टिंग का? तो वो तो वही सवाल पूछेगा ना जो उसको काम कराना है। क्या काम कराना है उससे आपको? लॉ के कंप्लायंसेस, या तो टैक्सेशन के कंप्लायंसेस, और या फिर इंटरनल ऑडिट। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप इस पे, आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करें, वो तो करना ही है, सब पे ही करना है, ऐसा नहीं बोल रहे उन पे नहीं करना है, थोड़ा ज्यादा भी करो उनके ऊपर क्योंकि प्रैक्टिकल है, पर आप इसको भी थोड़ा वेटेज देके रखो। ऐसे नहीं करना कि मान लिया ये तो रटना ही पड़ेगा, एंड में ही होता है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सो ये 2 3 बातें बेसिक्स याद रखो दिमाग में, तो वरना चलता रहेगा, वरना फिर एंड में दिक्कत होगी, है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑडिट पे। ऑडिट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग आज कुछ भी बुकिश नहीं पढ़ने वाले, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। हम किताब में जाएंगे बाद में, डेफिनेशंस एंड ऑल इस सब पे बाद में जाएंगे। पहले हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज ऑडिट इज अ काइंड ऑफ वर्ड व्हिच यू हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू एक्चुअली डू नॉट नो व्हाट इज ऑडिट। यू हर्ड अबाउट दिस फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, लाइक कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करता होगा, या ऑफिस में कोई होगा तो सुना होगा कभी ऑडिट आई हुई है, अभी ऑडिट चल रही है, लाइक फ्रॉम योर सीनियर्स।
but what exactly the audit is, how it was like how it came into existence, from where it was originated, why there was a need of introducing the audit as a subject. Okay, like when the word audit came into world first time, आया क्यों, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है, बिकॉज ये नहीं डिस्कशन करा तो कभी ऑडिट का डेफिनेशन समझ में नहीं आए क्या होता है ऑडिट का। सी वी हैव टू काइंड्स ऑफ द एंटिटीज इस पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया में जितनी भी एंटिटीज होती है ना, क्या होगा इसको, ये सुबह से ऐसे चल रही है, ऐसे चल रहा है सुबह से। जितनी भी एंटिटीज होती है ना वो दो तरह की होती है। वन इज कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मींस कंपनीज, एंड वन इज अदर। हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कॉर्पोरेट मींस कंपनीज एंड सेकंड इज अदर। अभी दोनों में क्या फर्क होता है ना, कॉर्पोरेट्स में ओनरशिप, ओके, एंड मैनेजमेंट, इट इज टोटली डिफरेंट, सेम नहीं होता है। बाकी एंटिटीज में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोप्राइटरी फर्म, द प्रोप्राइटर इज द मैनेजर। पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनर्स है वही उसके मैनेजर्स हैं। और इफ द ओनर्स आर नॉट सेम, they still have their direct control in the management, right? Proprietary firm, partnership firm, HUF, AOP, BOI, individual, कोई भी आप उठा के देखेंगे। So ownership either is the management also, or ownership like the owners have a direct access to the management, so they have direct control over the management. But company is the only entity where the difference is found between the BOD and the shareholders. ये पढ़ा सब लोगों ने फाउंडेशन में। BOD में जो लोग हैं called as directors, they are chosen by the company's owners called shareholders. अब जो डायरेक्टर है वो जरूरी नहीं है बाहर के हैं, हो सकता है आप ही में से, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के आप सब शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल आप सब शेयर होल्डर्स, सो यू ऑल सेलेक्टेड 5 पीपल एज डायरेक्टर्स। ये जो 5 लोग आपने चुने, ये हो सकता है आप में से हो, लेकिन हो सकता है बाहर से भी हो, क्योंकि हम लोग डायरेक्टर्स में किसको बिठाना चाहते हैं, जो नॉलेजेबल हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कंपनी को चला सके। ऐसे लोग अगर आप में से हैं तो आप में से लेकर आएंगे, नहीं है तो बाहर से लाने पड़ेंगे ना, लाने ही पड़ेंगे, कंपनी चलानी है यार, कोई ठेला थोड़ी ना लगाना है। सो वी नीड दोस पीपल हु आर क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल, गुड इनफ टू रन अ कंपनी, करेक्ट। अब आप सब किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आपने 5 लोगों को, 4 लोगों को बीडी में बिठा दिया, जैसे बीडी फॉर एग्जांपल रविंद्र सर को बिठा दिया, और अखिलेश सर को बिठा दिया, पुनीत सर को बिठा दिया, सोनल मैम को बिठा दिया, और दीक्षा मैम को बिठा दिया। These 5 people have been chosen as a board of directors. You see, board of directors are employees, like an employees, नौकर ही है। डोंट माइंड द वर्ड नौकर का मतलब घर में जो साफ सफाई करता है वो नहीं होता, हर वो आदमी नौकर है जो नौकरी कर रहा है। आप भी नौकरी करेंगे तो नौकर हो गए, चाहे आप 2 लाख की नौकरी करो चाहे 5 लाख की करो। सो बीओडी इज बेसिकली वर्किंग फॉर ऑल ऑफ यू, एंड फॉर दैट दे यूज्ड टू गेट अ सैलरी, एंड नॉट सैलरी, दे यूज्ड टू गेट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। व्हाई प्रॉफिट पोर्शन? क्योंकि वो लोग कंपनी चलाएंगे तो किसी दिन उनके मन में ये आ सकता है ना कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना प्रॉफिट कमाते हैं, बदले में क्या मिलता है हर महीने की 3 लाख की सैलरी, तो इतनी मेहनत क्यों करूं, 3 लाख जितनी मेहनत करते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, आपको हम क्या देंगे, 11%। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज एक्ट रीड अलोंग विद द शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दे आर एंटाइटल्ड फॉर 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यानी हमने उनको बिल्कुल बराबर का दिया कि भैया देखो, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तुम्हें ज्यादा मिलेगा, कम मेहनत करोगे कम प्रॉफिट होगा, तुम्हें कम मिलेगा, कम मेहनत करोगे लॉस होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, राइट। जस्ट अ मिनट। So basically the Companies Act section 197 allows a company to pay 11% of the net profit to shareholders as a remuneration just to keep them promoted, right? अब उन्होंने कंपनी चलाया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, सेक्शन 179 टू सेक्शन 181 ऑफ कंपनीज एक्ट, दे गिव्स इंडिपेंडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब द कंपनीज शेयर होल्डर once chosen the board of directors, the company's shareholder cannot interfere in day-to-day working of the board of directors. Full independence. आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, you cannot even tell them how to work. These are the provisions of section 179 of companies Act. So they has to work independently. ऐसे आप रोज उंगली करोगे, आपने रिलायंस के शेयर लेके बैठे हो तो आप ओनर हो गए। अभी मुकेश अंबानी को फोन कर बोलोगे, मुकेश कितना कितना सिम बेचा है बताना एक बार, कितने रुपए का सेल हो बताना एक बार, मेरे को शाम को रिपोर्टिंग करके जाना, ऐसे बोल सकते क्या आप? नहीं ना। सो यू हैव टू गिव इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ देम। अब उन्होंने पूरे साल भर काम करा, आप तो ओनर थे ना,
मालिक तो मालिक ही रहेगा, चाहे इंटरफेयर करे ना करे, मालिक तो मालिक रहेगा। सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव अ राइट टू आस्क टू द बीओडी, सर पूरे साल भर क्या करा बताओ तो सही, इस साल में एक बार तो बताओगे ना, बताना रहेगा कि नहीं बताना रहेगा, बिकॉज यू आर द ओनर्स, यू वांट टू नो व्हाट दे अर्न, बिकॉज आपने अपना कैपिटल उनको दे दिया, कैपिटल पैसा आपका है, और रन कौन कर रहा है, आउटसाइडर्स, और लाइक बीओडी, ओके नॉट आउटसाइडर्स बस बीओडी, आपने चूज करा इसलिए आउटसाइडर नहीं बोल रहे, पर एक बार तो पूछेंगे साल में। उन्होंने बोला ठीक है सर हम बताते हैं ना आपको, कैसे बताएंगे आपको, हाउ टू टेल देम, एक तारीख को हम सुबह आए 9 बजे, कॉफी पिया हमने, फिर देन स्टार्टेड टॉकिंग विद द क्रेडिटर्स, नहीं ना, दे सेड हम आपको सर पी एंड एल बैलेंस शीट बना के देते हैं, क्योंकि पूरे साल भर जो हमने करा उसको हमने अकाउंट्स में डाला। 11th क्लास में आपने एक लाइन पढ़ी होगी अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स आर द मिरर ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस, राइट, मतलब कंपनी में कुछ भी होता है, कुछ भी, राइट, एक्स वाई जेड, दैट सपोज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इजंट इट, करना पड़ता रिकॉर्ड, करना ही पड़ेगा, उन्होंने करा, उसी का समरी बना के आपको पी एंड एल एंड बैलेंस शीट के फॉर्म में घर पे भेज दिया, करेक्ट, समझ में आया। अभी लॉ पढ़ोगे ना, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आपको रविंद्र सर पढ़ाएंगे, अलाइड लॉ में पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट लॉ में आपको एक प्रोविजन पढ़ाएंगे अंडर सेक्शन 100, सेक्शन 197 एंड 100, कंपनी की साल में एक बार एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये तो शायद फाउंडेशन में भी होगा मेरे हिसाब से, नहीं है कोई बात नहीं, वो एजीएम इसलिए कराते हैं, उस एजीएम से 21 दिन पहले तुम्हारे घर पे तुमको पी एंड एल बैलेंस शीट भेज देंगे, आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, पी एंड एल बैलेंस शीट में सब कुछ रहता है, खाली पी एंड एल बैलेंस शीट नहीं होता है, देयर इज अ लॉन्ग डिस्क्लोजर्स बिलो टू द पी एंड एल एंड बैलेंस शीट कॉल्ड एज अ नोट्स टू अकाउंट्स एंड annexures, right? So lot of the information is given by the BOD to the shareholders कि भैया आराम से पढ़ लो, हमने पूरे साल भर क्या करा तुमको दिखा दिया, ठीक है। 21 दिन बाद एजीएम में आना, तुम्हारे सवाल हो तो पूछना और जवाब दे देंगे, ठीक है। समझ में आ गई यहां तक की बात, अब तक सब अच्छा चल रहा था, बढ़िया एकदम मजा आ रहा था, साल भर कंपनी रन करा, देखेंगे तुमको अगर कंपनी के बीओडी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, लेट देम कंटिन्यू, तुमको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, remove। Companies Act gives power to the shareholder to appoint the board of directors, and simultaneously it gives power to the company's board of directors to remove the directors, okay, so you can remove them under section 169 at any point of time, at any point of time, you do not need the permission of central government or anyone. Under section 169 of Companies Act 2013 you have been allowed to remove the directors of the company at any point of time, okay, clear। अब एजीएम हुई, उससे पहले 21 दिन पहले तुम्हारे पास आए, क्या नाम बेटा आपको, दिया आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ऋषिता, हर्षिता, कि यार एक चीज बता, ये जो पी एंड एल बैलेंस शीट है, हु प्रिपेयर्ड दिस पी एंड एल बैलेंस शीट, बीओडी, क्या बता रहा है पी एंड एल बैलेंस शीट, उन्होंने साल भर क्या करा उन्होंने, बताया भी उन्होंने, गॉड नोज जो करा वही बताया क्या, वो तो उन्होंने, उनको भी तो ये बात पता थी ना कि अगर पी एंड एल बैलेंस शीट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखेगा तो आप उनको हटा सकते हो, नहीं हटाओगे तो रेम्यूनरेशन कम कर दोगे, कुछ तो करोगे, तो उन्होंने क्या करा, अगर अच्छा करा होगा, अच्छा मतलब एवरीथिंग इज लाइक प्रॉपर्ली करा, तो वो अच्छा ही दिखाएंगे, पर अगर अच्छा नहीं करा होगा तो मैनिपुलेट करा होगा, कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड विंडो ड्रेसिंग, सो दे विंडो ड्रेस्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो हर क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन, दिया पूछ रही है हर्षिता से कि यार अपन कैसे इस पे रिलाई करें, तो इसने पूछा अखिलेश माहेश्वरी सर से, पांचों बीओडी बैठे, सर वाई वी शुड ट्रस्ट यू, हमें क्या पता आपने पी एंड एल बैलेंस शीट में वही करा, जो वही दिखाया जो आपने करा, बीओडी सेड मैडम बताओ कैसे विश्वास होगा आपको, आप आके चेक कर लो, वी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, तो आप चेक कर लो, ये कह रहे ट्रायल बैलेंस में तो तुमने ही बनाया, ट्रायल बैलेंस चेक कर लो तो फिर दीक्षा मैम बोली तो फिर ट्रायल बैलेंस को जनरल से चेक कर लो, लेजर से, ये कह रही सर लेजर भी तो आप ही ने बनाया, फिर सोनल मैम ने कहा कि लेजर्स को हमने जनरल एंट्री से बनाया, उससे मैच कर लो, जनरल एंट्री भी आपने करी। अब एक वर्ड आता है, ये बहुत काम में आएगा ऑडिट में, सोर्स डॉक्यूमेंट, याद, सोर्स डॉक्यूमेंट SOURCE, सोर्स डॉक्यूमेंट, व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर दोज एविडेंसेस, दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम पास कर देंगे, है तो खेलने की चीज थोड़ी ना है, कोई बिल तो होगा, परचेज करा बिल होगा, खर्चा करा बिल होगा, माल बेचा बिल होगा, कुछ तो होगा, बिना बिल के कोई हुआ होगा क्या ट्रांजैक्शन, तो जिस बेसिस पे, जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने वो जनरल एंट्री करी,
दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर, आ रही बात समझ में अच्छे से? अभी वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, हमने बोला कि सोर्स डॉक्यूमेंट से चेक कर लो भाई, कर लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट तुमने थोड़ी बनाया, वो तो आया होगा। बट सी हाउ मेनी ट्रांजेक्शन कंपनी है, 5000 ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा फिगर बता रहा हूँ, 5000 कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं होता, इट्स क्वाइट स्मॉल अमाउंट। अगर कोई अच्छी खासी 2-3 हजार करोड़ की कंपनी है, 2-3 हजार करोड़ बहुत ज्यादा आपके और मेरे लिए ज्यादा है, वैसे तो बहुत छोटा सा टर्नओवर है, तो उसमें 4-5 हजार ट्रांजेक्शन अगर एक साल में हो भी गए ना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपको बोल दिया चेक करो, कैसे करोगे चेक बताओ? कितने शेयर होल्डर है? ज्यादा नहीं, 2 लाख ही शेयर होल्डर है, सिर्फ 2 लाख। तो स्टेडियम बुक कराना पड़ेगा, वो जैसे खाने का बुफे नहीं लगता है क्या, ऐसे डॉक्यूमेंट्स का बुफे लगाना पड़ेगा, आते जाओ चेक करते जाओ, यही करना पड़ेगा, और कैसे होगा? उसमें भी सारे शेयर होल्डर्स कॉमर्स के तो होंगे नहीं, सो हाउ दे विल चेक द जनरल एंट्रीज आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड और नॉट एज पर द, उनको जनरल एंट्री पता भी है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड ऑल, कैसे चेक करेंगे? और उसमें से कुछ एक शेयर होल्डर होंगे जो कॉमर्स के हैं बट दे आर फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली, तो उनका कॉमर्स से होना नहीं होना बराबर ही है। एक आध दो बिहार से आ गए वो तो, या यूपी यूपी से आ गए तो वो तो मेरे हिसाब से उनको तो खुद को भी नहीं पता, अच्छा मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएट करा है। अब क्या करें बताओ, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। फिर सेकंड, चलो एक बार मान लेते हैं 2 लाख में से 5,000 शेयर होल्डर भी कॉमर्स के हैं, दे आर लाइक knows about the provision, still how company can allow them to examine all the transactions, is it possible? तो आपने कहा सर हम तो नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से एक बंदा भेजते हैं who is qualified, knowledgeable और परमिटेड लीगल अथॉरिटी जिसके पास में, वो हमारे बिहाफ पर आके चेक करेगा। यू सेलेक्टेड मी, राइट? आपने बोला सर हमारी तरफ से दिलीप गुप्ता जी आएंगे, ही विल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड लेट हिम अलाउ ईच एंड एवरीथिंग टू एग्जामिन, क्योंकि आप मालिक हो भाई, बीओडी से ऊपर हो आप, और मुझे किसने भेजा? ओनर्स ने। सो आई हैव एन अथॉरिटी ओवर द बीओडी, नॉट टू डू डे टू डे ऑपरेशंस, नहीं नहीं, वो मेरी अथॉरिटी नहीं है, वो मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम है उन्होंने जो पूरे साल भर करा ना, उसको ध्यान से सुनना। अगले 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां अगर आपका ध्यान अभी थोड़ी देर के लिए नहीं भी था तो प्लीज अब ध्यान दीजिए। मैं वहां जाके ये नहीं चेक करूंगा कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा, नहीं, ये मेरा काम नहीं है, आपका। मैनेजमेंट आपका है, ओनर आप हो, आप चेक करो परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं अच्छा। इसका डाउट क्या था? मैनेजमेंट ने वही दिखाया जो उसने करा, जो उसने करा वो सही था या गलत था, वो आपको डिसाइड करना है, वो मुझे नहीं डिसाइड करना। मुझे क्या लेना देना, तुम्हारी कंपनी, मालिक तुम, पैसे तुम्हारा, मैनेजमेंट अच्छा काम करे बुरा काम करे भाड़ में जाए, दैट्स योर लुकआउट। मेरे को सिर्फ ये बताना है कि जो उन्होंने करा वही दिखाया ना। आप समझ रहे डिफरेंस? ओके, सो ऑडिटर इज नॉट देयर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, listen, auditor is there to find out whether the financial statements have been truly presented or not, like they are showing all those information which has actually occurred and the information have been shown correctly। तो मुझे क्या करना है, मुझे ब्रॉडली 3 बातें देखनी है। एक तो पूरे साल भर जो करा वो दिखा दिया, कुछ छिपाया तो नहीं। सेकंड, जो करा वही दिखाया, यानी ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया जो करा ही नहीं। पहला पॉइंट क्या था? जो करा वो नहीं दिखाया, ऐसा तो नहीं हुआ। सेकंड, जो नहीं करा वो तो नहीं दिखा दिया, और जो करा जो दिखाया वो सही तरीके से दिखाया ना। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में दिखाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप एसेट्स में से लेस करके दिखा दे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हिस्टोरिकल वे टू शो द डेप्रिसिएशन। द अदर वन विच यू रेड बट आपने कभी यूज नहीं करा होगा, लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा दो। इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ ऑफ इट? टेक्निकली नो, देयर इज नो डिफरेंस। आप दोनों ही केस में नेटवर्थ अगर निकालेंगे सेम आएगा। ओके, आप कैसे भी दिखा दो, नेटवर्थ जब आप निकालोगे, इक्विटी आप कैलकुलेट करोगे, सेम ही आएगा। ओके, तो टेक्निकली बोथ आर करेक्ट, स्टिल द सेकंड वन इज नॉट प्रीफरेबल, यानी आप उसको एज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाओ, ये अलाउड नहीं है। क्यों? एसेट्स का वैल्यू तो, लेकिन नेट एसेट तो सेम ही आएगा ना। जब आप नेट एसेट निकालोगे, इक्विटी कैलकुलेट करोगे, तब तो सेम ही आएगा ना। तो अगर, तो उससे क्या होगा? बस यही प्रॉब्लम है। वेरी गुड, यानी यू कैनॉट एक्सपेक्ट, लाइक मैं आपको एक चीज बताऊं बड़ी सिंपल सी, है ना। आप में से, घर में से, आपके घर में से कितने, कई लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ओके, आप लोग किसी को भी एक बार रैंडमली पकड़ना, बोले भाई जरा कितने शेयर में पैसा लगा रखा पापा को नहीं बोलना, वरना पापा वहीं से कूटेंगे। बोले पापा 1 मिनट चाहिए, उनको ऐसे बोलना। आपको पता भी है कि शेयर का मतलब क्या होता है? डू यू नो हाउ द बैलेंस शीट इज इवैल्यूएटेड?
और डू यू नो व्हाट योर कंपनी डू? जिस कंपनी के शेयर लेकर आप घूम रहे हो 4 दिन से, मेरे को आईपीओ में शेयर मिल गए, शेयर मिल गए, डू यू नो व्हाट द कंपनीज वर्क और फंक्शन इज एक्चुअली? Any of the shareholder out of 100 shareholders, 99 shareholders, 99, I'm taking a very larger figure, 99 shareholders even do not know that what company used to do. सोचो आप, जिन्होंने कभी जिंदगी में बैलेंस शीट देखा नहीं, और जिस आदमी को अगर डीआर डॉट लिख के दे दो तो बोले कौन से डॉक्टर की बात कर रहा है, वो आदमी से आप ये उम्मीद कर भी सकते हो क्या वो आदमी बैलेंस शीट समझेगा? तो हाउ दे इवेल्युएट द परफॉर्मेंस? बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, ओके, टोटल। अब आपने जैसे डेप्रिसिएशन को लेस करके दिखाने के बजाय आपने प्रोविजन में दिखा दिया, ऑटोमेटिकली द वैल्यू इज इन्फ्लेटेड। आई नो दैट देयर इज नो चेंज इन द इक्विटी और नेट एसेट्स अमाउंट, दैट विल रिमेन सेम, बट स्टिल द वैल्यू व्हिच इज शोन इन द बैलेंस शीट इज इन्फ्लेटेड, ही इज हैप्पी। कंपनीज वैल्यू इज नॉट 500 करोड़, 525 करोड़। वाह क्या मस्त उल्लू पटाया, 525 करोड़ का वैल्यू हो गया। कितना आसान है ना कंपनी के लिए। लेकिन मैं तो ऑडिटर था ना, मैं तो चार्टेड अकाउंटेंट था ना, क्वालिफाइड था ना, मुझे तो पता था ना ये प्रेजेंटेशन गलत है, इसीलिए मेरे को भेजा। सबको सही, देखो कंपनी ने जो करा वही दिखाया, जो नहीं करा वो नहीं दिखाया, लेकिन जो करा वो सही दिखाया क्या? इससे आपका नुकसान हो रहा था ना। आप इवेल्युएट करते ना, आप नहीं कर पाते, मैं कर सकता हूं बिकॉज आई एम चार्टेड अकाउंटेंट। इसलिए हमने क्या बोला? क्वालिफाइड, knowledgeable, and not only qualified and knowledgeable, but who is legally permitted. The auditors, the chartered accountants have been legally permitted by ICAI to conduct the audits. तो आप सबने क्या करा? आपने मुझे या किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट को एज एन ऑडिटर बनाकर भेजा। मैं वहां जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, डे टू डे ऑपरेशंस चेक नहीं करूंगा, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं, तुम अपना काम करते रहो। पिछले साल, लाइक व्हाट एवर द पीरियड ऑफ ऑडिट इज, फॉर एग्जांपल इट इज 1st of April 2023 टू 31st of March 2024, दिस इज द लेटेस्ट पीरियड। उसका ऑडिट होना है, पूरे साल भर का पीएनएल बैलेंस शीट तो बना हुआ है। आई विल चेक ऑल ट्रांजैक्शंस और अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस few transactions, okay, from the source document, not general ledger, वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो सोर्स डॉक्यूमेंट। और उनको चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। आपको उनसे तो मैं बात ही नहीं करता बीओडी से, तो उनको तो अपने को हड़काने का है, उनसे बात नहीं करने का, उनको मुंह नहीं लगाने का। वो आपके, मैं उनके लिए रिपोर्टेबल नहीं, आई एम रिपोर्टेबल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू अपॉइंटेड मी। सो मैं उनसे वो, और वो मुझे इंफॉर्मेशन देंगे, सिर्फ पलक पावड़े बिछाए बैठे रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि भाई साहब उनको पता है अगर इसको कुछ बोला ना तो पीछे सारे के सारे फैल जाएंगे। अभी इन्होंने यही मेरे को लेकर आए और यही बीओडी को लेकर आए, सो दे हैव टू कोऑपरेट मी, दे आर बाउंड। तो जो रिकॉर्ड मांगूंगा, ये ध्यान से सुनना क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द ऑडिटर, तब काम में आएगा। जो रिकॉर्ड मांगूंगा, जो इंफॉर्मेशन मांगूंगा, जो डॉक्यूमेंट मांगूंगा, जो भी कंपनी से रिलेटेड, नॉट देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड। जो एक्सप्लेनेशन मांगूंगा, जिस एम्प्लॉय से मांगूंगा, मतलब माई पावर्स आर अनलिमिटेड। इज इट क्लियर? As far as the company's documents and operations are concerned, my powers are unlimited. I can examine any document, any information, any explanation, any employee, कुछ भी कर सकता हूं मैं, समझे? और मेरा जैसे मन आएगा वैसे चेक करूंगा, जितना मन आएगा चेक करूंगा। 100% चेक करना है 100 करूंगा, 10% चेक करना है 10 करूंगा, 5 करना है 5 करूंगा, वो सब मैं डिसाइड करूंगा। जब चेक कर लूंगा फिर मैं तुमको आके बताऊंगा क्या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा। ये नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम नहीं। मैं क्या बताऊंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको मैनेजमेंट ने दिए वो सही है या नहीं। अभी हम लोग टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो हम इसे सही है या नहीं लिखते, हमने इसका टेक्निकल वर्ड बनाया ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर है। आप ब्लाइंडली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हो और इसके बेसिस पर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हो। मैंने लिखा ट्रू एंड फेयर नहीं है तो नहीं है। नाउ नोबडी कैन चैलेंज, इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट चैलेंज इट, नो वन। मैंने कह दिया ना ट्रू एंड फेयर नहीं तो नहीं है, मतलब नहीं है। आपको अब आपको क्या करना है वो आप देखो, मुझे नहीं पता, मेरा तो काम हो गया, मैं तो मेरे पैसे लेके जा रहा हूं। अभी तुम बीओडी को हटाओ, रखो, उन पे एक्शन लो, नहीं लो, दैट्स योर लुकआउट, मेरा वो काम नहीं है। दिस इज व्हाट ऑडिट इज। अब इसकी नीड किस में है? कॉर्पोरेट्स, क्योंकि बाकी जगह तो अभी आप देखो ना, एक प्रोपराइटर, मतलब दिया जो है, शी इज कैरिंग प्रोपराइटरी फॉर्म, यही तो मालिक है, यही मैनेजमेंट है, बिजनेस कौन चला रही? यही। मैं इसी को ऑडिट करके बता रहा हूं दैट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए। मेरे को ही बता मैंने पूरे साल भर एंटिटी चलाई, अकाउंट्स मैंने ही बनाए, उसमें फ्रॉड भी मैंने ही करा,
और मैं इसको बता रहा हूँ मैडम पता है आपके रिकॉर्ड से फ्रॉड है, ये कह रही अच्छा फ्रॉड है, वेरी गुड। इसका कोई सेंस निकल रहा है बात का? तो कोई प्रोप्राइटरी फर्म या कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई एओपी बीओआई अपनी ऑडिट क्यों कराएगा? तो एक्चुअल में जो ऑडिट का ओरिजिनेशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कॉर्पोरेट्स की वजह से, राइट? एक मिनट के लिए रुकेंगे, भैया कुछ पूछना चाह रहे थे उस समय। यस, समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। हाँ, बीओडी को देंगे, डायरेक्टर को नहीं बोला, बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस क्यूमुलेटिवली ऑल डायरेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सबको 11% बांटेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? झुंझुने रहेंगे बैठ के, बचेगा क्या हमारे पास? कॉमन सेंस यार। अगर 10 डायरेक्टर भी हो गए तो हमारे तो लग गई। तो हम कंपनी को चला रहे हैं डायरेक्टर्स। लिमिट ही तो है 11%। हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है वैसे तो। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन 15 से ऊपर डायरेक्टर्स भी आप रख सकते हैं विद द स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन द कंपनीज। द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कंपनीज एक्ट। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। द मैक्सिमम लिमिट इज 15। 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन वैसे कोई लिमिट नहीं। ठीक है? अरे बेटा आप इसकी आदत डालो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हंसने की बात नहीं है जिसको तुम कह रहे हो सर सर सर। अरे यही पढ़ना है तुमको अब पूरे इसमें इंटर में यार, सेक्शंस ही पढ़नी है। अभी से ऐसे हाथ खड़े कर दो तो कैसे काम चलेगा? अभी तो तुमने सेक्शंस पढ़नी चालू भी नहीं करी है। भर भर के मतलब पूरे इंटर में कम से कम 1000 सेक्शन पढ़ोगे तुम। और बीच सब दोस्त बस सर सर फट गए हमारे कान। अब नहीं सर, 4 सेक्शन के नंबर में तुम्हारे होश उड़ गए। ऐसे क्या कर रहे हो? थोड़ा आदत डालो, आ जाएगा धीरे धीरे, याद होगा। ऐसे नहीं होता एक दिन में याद, पर सुनने की तो आदत डालो कम से कम। हाँ, हो गया, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? और कोई? चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो टेक्निकली हमने समझा कि कंपनीज को ऑडिट की जरूरत होती है क्योंकि ओनर्स एंड मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, बाकी में नहीं होती। 3 क्लास तक तो आप जितने मर्जी डाउट ले लो, उसके बाद फिर मैं जब बताऊंगा तभी लेंगे अपन। हाँ, दोबारा बोलो यार, समझ में नहीं आ रहा। ये एक 9 नंबर का जूता है, ये हाथ में रखना और उसको दिखा के बोलना फाइल ला। क्या करें अब यार? ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं क्या ही बोलूंगा यार। आस्क मी सम टेक्निकल क्वेश्चन यार। पहले वाला सवाल आपका टेक्निकल था, मैंने लिया। अभी तो आपने यार प्रोसीजरल पार्ट बना दिया है कि अगर मैंने बोला फाइल लेकर आओ, वो नहीं लेकर आओ, मैं क्या करूंगा? है तो हाथ में बंदूक लेके जाना। डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी सम गुड। अरे एक तो तुम अपनी क्लास अलग मत चलाओ, प्लीज आस्क सम गुड क्वेश्चंस। यार फाउंडेशन में नहीं है बेटा, थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ ना, स्टैंडर्ड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। एक जरा भैया को निपटा दो। अच्छे सवाल पूछो बेटा, ऐसे फर्जी सवाल नहीं पूछना है। पहला सवाल आपने पूछा अच्छा था, 11% था या नहीं, पर ये क्या सर वो फाइल नहीं दे रहे तो क्या करेंगे सर? सर इसका कोई प्रोसीजर है क्या? सर किताब में लिखा है क्या? हाँ। हम्म। तो जब उसने सब कुछ देखा उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। एक इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। ओके, अब ऑडिटर की जो बेसिक क्वालिटीज हैं उसमें 7 क्वालिटीज दी गई है, राइट? उसमें से पहली जो क्वालिटी है वो है इंटीग्रिटी। मैं 3 क्वालिटी का एक बंच बता रहा हूं। यू मस्ट हैव इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। लाइक इट इज presumed that an auditor always have। एक जज रिश्वत ले ले तो क्या होगा? ये सवाल आ सकता है ना, बिकॉज हमारा काम जज वाला तो नहीं है, बट कई कुछ हद तक वैसा ही। जज भी तो 2 पार्टीज का केस चल रहा है, इससे रिश्वत ले ले तो। लेकिन हम ब्रॉडली क्या मानते हैं कि जज इंटीग्रिटी मेंटेन करता है ना। इंटीग्रिटी, ओके, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी। You will not get biased because of something or by someone। Objectivity मतलब, integrity मतलब I'll not get biased because of someone or because of something। वैसे वैसे से। Objectivity मतलब ये मेरी रिलेटिव है, ये मेरी रिलेटिव नहीं है। केस आ गया, मैं जानता हूं शी इज कल्प्रिट, पर ये तो मेरी रिलेटिव है, तो मैंने इसके फेवर में किया। ये गलत बात थी ना यार। अब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। मतलब अगर आप ऐसा करते हो तो सब्जेक्टिविटी हो गई। ऐसा नहीं करना है यानी आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना। एंड थर्ड, इंडिपेंडेंस। आप किसी के दबाव में नहीं आओगे।
ये बेसिक 3 क्वालिटीज हैं जो होनी ही चाहिए, ठीक है ना, किसमें, ऑडिटर में। लेकिन फिर भी अब यार देखो, अंदर किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम ये मानते हैं कि जनरली ऑडिटर, हाँ वैसे, लेकिन देखो समझो आप, ये इट इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन, क्योंकि ऐसे केस में अगर ये प्रूव हो गया तो आपकी डिग्री जाएगी। डिग्री मतलब डिग्री, आप समझो कितनी बड़ी बात हम बोल रहे हैं, डिग्री। और अगली बार आपको इंस्टीट्यूट डिग्री देगा भी नहीं, मतलब चली गई, आपने सोचा दोबारा से फाउंडेशन से कर लेता हूं, तो ईमानदारी कहां से लाओगे, वो तो आपकी डिग्री से नहीं गई थी ना। तो फिर, तो इसलिए इंस्टीट्यूट आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। बाकी नहीं पकड़े गए तो अब जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दे मेंटेन इंटीग्रिटी। यस, नहीं कर सकता, ये बहुत ही डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कर सकता है। बताऊंगा, मेरे आपका आपका कंफ्यूज होना लाजमी है, पर जो सवाल आपने पूछा वो एक्चुअली थोड़ा आगे का, क्योंकि अभी तो मैंने ऑडिट का मीनिंग ही नहीं समझाया। अब मैं आपको भी कैसे बताऊं कि कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या है या सीए का रोल क्या है, अभी तो मैं आपको ऑडिट ही बता रहा हूं। अब मैं आप मेरे से सवाल पहले वो पूछोगे कि सीए में ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो अभी तो हमारा ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, यही टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए आप बोलोगे तो मैं इस सवाल का जवाब भी बीच में दे सकता हूं, लेकिन फिर आपको बीच में ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। So, do you want me to give the answer of this question first, or shall I complete the meaning of audit first? Right. So, अभी हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रोकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, एटलीस्ट ये टॉपिक कंप्लीट करें। सो हमने जैसा भी पढ़ा कि जो कॉर्पोरेट, आपका डाउट ले लेंगे हम लोग ना, डोंट वरी अबाउट दैट, हम कल ले लेंगे। तो जो कॉर्पोरेट्स है उनके लिए ऑडिट का ओरिजिनेशन, हाँ ओरिजिनेशन तो कॉर्पोरेट्स के लिए हो तो कंफर्म है, लेकिन अब अभी हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रोपराइटर हैं, पार्टनर्स हैं, एओपी बीओआई हैं, दे डू नॉट नीड एज सच ऑडिट। लेकिन आप एक बार सोचो जरा दोबारा से, शी इज अ प्रोपराइटर, इसको ऑडिट की कोई जरूरत नहीं, हाँ नहीं, ये बैंक में गई, सर मुझे 5 लाख का लोन दे दो, करेक्ट। अब बैंक से लोन मांगोगे तो बैंक आप पहले ये तो इवेलुएट करेगा ना कि आपकी लोन रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं, देखेगा नहीं देखेगा, कैसे मालूम करेगा। इससे पूछा मैडम आप 5 लाख का लोन, हर महीने आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी 15,000, आप चुका दोगे, अरे यार 15,000 क्या 50,000 बोलना, मैं देती हूँ ना, क्या है, ये तो बोलेगी ना, ये कभी बोलेगी कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगी, तो इसके कहने से मान लेंगे क्या, कैसे मानेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो आप, पर्सनली लेते तो आपका हम सैलरी पूछते, आपका पर्सनल इनकम पूछते, जैसे आप सैलरीड हो ना, तो इनकम टैक्स आपसे आपका पीएनएल नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा, पिछले 3 साल का आईटीआर मांगेगा। पर अगर आपका बिजनेस है तो 3 सालों का पीएनएल मांगेगा, आपने दिया, उसको देखकर असेस करेगा दैट डू यू हैव द रीपेमेंट कैपेसिटी और नॉट, ओके, वेदर डू यू हैव कैपेसिटी टू बोरो द अमाउंट और नॉट। अब उस पीएनएल बैलेंस शीट पे बैंक रिलाय क्यों करे, वो तो आप ही ने बनाए, आप ही का बिजनेस है, तो आपने तो लोन लेने के लिए मैनिपुलेट करके भी बनाया हुआ हो सकता है ना, क्वाइट पॉसिबल। तो इस पे रिलाई क्यों करें, बोला मैडम इसकी ऑडिट करा के, अब आपको ऑडिट की जरूरत है, आप कराना पड़ेगा, राइट। दूसरा केस लेते हैं, शी इज ऑल्सो ए प्रोपराइटर, पर इसको लोन नहीं चाहिए, अब मैं ऑडिट क्यों कराऊं, मेरे लिए खुद के लिए, मैं तो मैनेजमेंट हूं, मैं ही ओनर हूं, मैं ही मालिक हूं, खुद के लिए ऑडिट तो कराऊंगी नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले वाले केस में तो क्या था, कम शेयर होल्डर्स अलग थे, मैनेजमेंट अलग था, काम मैनेजमेंट ने करा, पैसा शेयर होल्डर का था, इसलिए ऑडिट कराना, पर यहां तो दोनों यही है, लोन भी नहीं लेना, ये इनकम टैक्स में इसने रिटर्न भरी, रिटर्न भर के उसमें क्या शो कर दिया, मेरी इस साल की इनकम है 8 लाख, 8 लाख के ऊपर टैक्स ले लो, वाई इनकम टैक्स शुड एक्सेप्ट दैट आपकी इनकम 8 लाख की। तो इसने बोला सर एक काम करो, पीएनएल बैलेंस शीट चेक कर लो, और तो क्या ही करूं, आपको नहीं भरोसा हो रहा कि मेरा नेट प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं बिजनेस में, नेट प्रॉफिट इज इनकम। अब इनकम टैक्स को अगर नहीं विश्वास हो रहा कि मेरी इनकम 8 लाख रुपए, तो आप पीएनएल बैलेंस शीट चेक कर लो, पर पीएनएल बैलेंस शीट चेक करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, पीएनएल बैलेंस शीट उसी से बनाना। अब इसके जैसे 5,000 असेसी है एक इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर में, 5,000 असेसी। असेसी का मतलब क्या होता है, जो लोग अपने रिटर्न जमा कराते हैं उसको बोलते हैं असेसी, जो रिटर्न जमा करा रहे हैं ना उसको असेसी कहा जाता है इनकम टैक्स में। अभी जब इनकम टैक्स चालू होगा तब आपके सर बताएंगे। अब सोचो वो बेचारा अकेला इनकम टैक्स ऑफिसर 5,000 असेसी को ऑडिट कर सकता है क्या, कैसे करेगा पीएनएल, उसने कहा मैडम ऑडिट कराना। कोई इंडिपेंडेंट चार्टेड अकाउंटेंट अगर ये बोल देगा कि आपका पीएनएल सही है, तो हम मान लेंगे आपकी इनकम 8 लाख है और 8 लाख पे टैक्स ले लेंगे। क्यों चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों, क्योंकि आईसीआई ने अलाउ करा। आईसीआई कौन होता है अलाउ करने वाला, संसद ने आईसीआई को बोला, एक्ट बना हुआ है सी एक्ट, आईसीआई को ऐसे थोड़ी बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, पार्लियामेंट ने राइट दिया है, इसलिए आईसीआई ने सीए को राइट दिया। और इसलिए इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं, अगर सीए कह देगा तेरी इनकम 8 लाख है, हम ब्लाइंडली मान लेंगे 8 लाख है, 8 लाख पे टैक्स ले लेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब ऑडिट की जरूरत पड़ी ना, लेकिन इनकम टैक्स में भी एक लफड़ा हो रहा है,
क्या लफड़ा है? अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कह रही सर ऐसा है, मेरा जो है ना पूरे साल का टर्नओवर है 40 लाख, 8 लाख की मेरी इनकम है, उसमें भी आपने उंगली कर दी ऑडिट करा के लेकर आओ, ऑडिटर आएगा 40,000 लेके जाएगा, 8 लाख में से 40,000 उसको दे दूंगी, बचेगा 7,60,000। ऐसा ही ये बिजनेस बंद, लगाया ताला, मैं कर रही हूं नौकरी, नहीं करना बिजनेस। क्या करेगा आदमी? आपसे फ्री में थोड़ी ना ऑडिटर ऑडिट करेगा। अभी इस ऑडिट का पैसा इनकम टैक्स तो देगा नहीं, इसको देना पड़ेगा। अब इसके जैसे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस है, अभी ये 3 लोगों को रोजगार देती है, 4 लोगों को रोजगार देती है। सरकार को सोचना पड़ता है कि अगर इसने बिजनेस बंद कर दिया तो साला 5 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सरकार मैडम रुको रुको रुको, ऐसे क्या कर रहे हो? यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है तो ऑडिट कराना, वरना नहीं कराना। 1 करोड़ से कम टर्नओवर है तो हम आप जो बोलोगे मान लेंगे, हम मान लेंगे। अब तो ये एक और नई समस्या हो गई। ये तीसरा, बेटा क्या नाम है? अभिनव। अभिनव प्रोपराइटर है ना, बैंक से लोन नहीं लेना, खुद के लिए ऑडिट करानी नहीं, बैंक के लिए करानी नहीं, टर्नओवर 80 लाख के इनकम टैक्स के लिए भी नहीं करानी। अब क्यों कराए ऑडिट बताओ? जरूरत ही नहीं है। हाँ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो इसको अपना बिजनेस बेचना है, किसको? अर्जित को। अब पीसी निकालना पड़ेगा। पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन। तो अभिनव ने बोला, बोले यार एक काम कर, 3 करोड़ रुपए दे दे तू तो। अर्जित बोल रहा है पागल है क्या, 3 करोड़ दे दे? पेड़ पे उग रहे 3 करोड़ तेड़ के? कैसे 3 करोड़? बोले यार मैं कह रहा हूं ना यार, मेरा बिजनेस है, 3 करोड़ का है यार, मैं तेरे को तो सस्ता दे रहा हूं भाई, तेरे को तो सस्ता दे रहा हूं मैं, वैसे तो 3.5 3.5 करोड़ का है, तेरे को सस्ता दे रहा हूं। ऐसे मान लोगे क्या आप? तो ये बोल रहा है भाई कैसे मानेगा? बोले तेरे पीएनएल बैलेंस शीट दे, उससे क्या निकालेंगे? नेट एसेट्स। पर पीएनएल बैलेंस शीट तो इसी ने बनाया, तो इसने तो पहले ही मैनिपुलेट कर दिया होगा ना, ज्यादा मिले तो। वो अर्जित इसके ऊपर, अर्जित ही ना, अर्जित इसके ऊपर रिलाय करेगा क्या? तो अर्जित ने क्या बोला, बेटे तेरे 3 सालों के पीएनएल बैलेंस शीट क्या करा ला? ऑडिट कर। बहुत सारे केसेस हैं जहां ऑडिट की जरूरत पड़ती है। ये तो मैंने आपको 4 केसेस बताए। कंपनी में तो हमेशा चाहिए ऑडिट, लोन लेना हो नहीं लेना हो, इनकम टैक्स होना हो, कंपनी में। इसीलिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, उसमें क्या लाइन लिखी गई है? एवरी कंपनी, ध्यान से सुनना, एवरी कंपनी शेल कंडक्ट। शेल का मतलब समझते हो? लॉ में 2 वर्ड्स होते हैं, मे और शेल, राइट? लॉ पढ़ते समय ये मे और शेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मे मतलब ये आपके लिए प्रोविजन ऑप्शनल है, और शेल मतलब चॉइस नहीं है, पूछ नहीं रहे, बता रहे। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? एवरी कंपनी मींस एवरी कंपनी, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, स्मॉल हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, ओपीसी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, होल्डिंग हो, सब्सिडी हो, कोई सी भी कंपनी, हर कंपनी को साल में एक बार ऑडिट करानी पड़ेगी। और रीजन यू नो वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस करा। पर बाकियों में डिपेंड्स कर, इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं बोलना कि ऑडिट सिर्फ कंपनी के लिए होती है। भले ही इसका ओरिजिनेशन कंपनी की वजह से हुआ, लेकिन ऑडिट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होती, किसी की भी हो सकती है। देयर कुड बी वेरियस रीजंस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? इस पर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, इस तक पे, फिर हम दीदी के सवाल पे जाएंगे। हाँ, कोई सवाल नहीं, मैंने पहले ऐसे पूछ लिया। अब सवाल आता है कॉस्ट ऑडिटर क्या रोल है इसमें, क्योंकि आपने पूरे में बोला कॉस्ट और सीए सीए सीए। देखो वैसे तो मैं बताऊं तुम्हारे साथ ना एक बहुत इनजस्टिस हो रहा है इस इंटर में। मैं बताऊंगा ना तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, इसलिए मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब चूंकि दीदी ने पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, इसकी रेलेवेंस आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट 0% इस ऑडिट सब्जेक्ट की। लाइक ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अब क्या करें, सच में 0%। क्योंकि अ कॉस्ट अकाउंटेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल टू कंडक्ट फाइनेंस ऑडिट्स। यानी कहने का मुद्दा यह है कि इस ऑडिट में आप जो भी पढ़ोगे ना, आपके कभी काम नहीं आएगा। मैं अभी कंप्लीट नहीं करा हूं अपनी बात। कौन बोला बीच में, कौन बोला था? दीदी लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, हाँ, उसके बाद। हाँ, तो ये आपके कभी काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दोबारा से थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, या 3 तरह के ऑडिट्स होते हैं, सीधे ऑडिट पे आते हैं। वन इज फाइनेंस ऑडिट, वन इज कॉस्ट ऑडिट, एंड वन इज सेक्रेटरियल ऑडिट। फाइनेंस ऑडिट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की होती है, लाइक पी&एल, बैलेंस शीट, लेजर। कॉस्ट, अब चूंकि आप इंटर में आए हो तो एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कॉस्टिंग। ओके, कॉस्टिंग में
कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट, आई थिंक फाउंडेशन में भी था शायद थोड़ा सा ना, कॉस्टिंग था ना अकाउंट्स में, कॉस्ट वाला कुछ रहा होगा ऐसा, कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो वहां पे कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट शीट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ये सब हम लोग बनाते हैं। उसकी जो ऑडिट होती है वो कहलाती है कॉस्ट ऑडिट। और एक होती है सेक्रेटरियल ऑडिट, विच इज बेसिकली ऑडिट ऑफ सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस। कंपनी के ऊपर जो लॉज लगते हैं, कंपनी ने उसका कंप्लायंस करा नहीं करा, उसको चेक करने के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट होती है। नाउ लिसन केयरफुली दीदी, इसी में आपका जवाब मिलेगा। फाइनेंस ऑडिट जो है वो सिर्फ सीए कर सकता है। ओके, मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, थोड़ी देर बाद मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। आप हो सकता है मुझसे बोलेंगे सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था और अब आप ये बोल रहे, लेकिन हम थोड़ा स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, ज्यादा आगे भागेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा आपके ना, तो धीरे धीरे चलेंगे। फाइनेंस ऑडिट्स कैन बी कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, ओके, बट द कॉस्ट ऑडिट्स दे कैन बी कंडक्टेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स ओनली। ये है आपका काम, कॉस्ट ऑडिट। And secretarial audits can be conducted only by the company secretaries. So these three audits have been divided into three categories: finance audit, chartered accountants; cost audit, cost accountants or CMA; and secretarial audit by the company secretaries. अब सबसे कम होती है सेक्रेटरियल ऑडिट, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट सिर्फ कंपनीज की होती है, और वो भी सिर्फ कुछ कंपनीज के अंडर। सेक्शन 203 जिन जिन कंपनी के लिए बोला, सॉरी सेक्शन 205 जिन कंपनीज के लिए बोला उन्हीं की होगी, बहुत लिमिटेड होती है, राइट। कॉस्ट ऑडिट भी सेक्रेटरियल ऑडिट से तो ज्यादा ही होती है, पर हां कंपैरेटिवली तो फाइनेंस ऑडिट कम ही होती है, क्योंकि उसमें भी एक सेक्शन है, सेक्शन 148, हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 148। उस सेक्शन 148 में बता रखा है कौन कौन सी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना है, बट द फाइनेंस ऑडिट इज द ओनली ऑडिट जो हर कंपनी को करानी होती है। बोला ना अभी सेक्शन 138, मैं आपको सेक्शन बताता हूं, ये याद रखनी है आपको। सेक्शन 138 फाइनेंस ऑडिट की है, हर कंपनी को करानी है। तो भारत में अगर मान लीजिए 10 लाख कंपनीज हैं, तो 10 लाख फाइनेंस ऑडिट होंगी ही। लेकिन अगर 10 लाख कंपनीज हैं, तो सेक्शन 148 के हिसाब से हर कंपनी की कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी। लिमिट है 25, 50, 35, 100, ऐसे लिमिट बताऊंगा आपको, उन्हीं को करानी। तो वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दिस। और सेक्रेटरियल ऑडिट तो बहुत कम लोग करानी है, वो आपको पढ़नी भी नहीं, पढ़नी है मतलब उतना डीप में नहीं जाना। बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन लेकिन अब एक दूसरा एस्पेक्ट से, ये जो मैंने आपको बताया फाइनेंस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड सेक्रेटरी, ये मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी प्रोविजन। चूंकि फाइनेंस ऑडिट तो कंपनी के अलावा जो नॉन कंपनीज है वो भी बहुत कराते हैं, उसमें पढ़ा ना आपने, इनकम टैक्स के लिए, बैंक के लोन के लिए, बहुत होती है, बहुत होती है। तो भरा पड़ा है काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, क्योंकि कंपनीज की सबकी होंगी, नॉन कंपनीज में बहुत सारी हैं। लेकिन बहुत अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको, जो कंपनी नहीं है, करेक्ट, प्रोप्राइटर पार्टनर है, लोन नहीं लेना, इनकम टैक्स में भी नहीं आ रहे, बिजनेस बेचना भी नहीं, कुछ नहीं करना, फिर भी वॉलेंटरली करा लेते हैं ऑडिट। उनकी मर्जी, करा सकते हो, कोई मना तो है ही नहीं। सेम एज कॉस्ट ऑडिट भी होती है। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, कुछ लोग वॉलेंटरली करा लेते हैं। देखो आज के टाइम पे ना, इट्स लाइक कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड द कंपनीज आर वेरी कंसर्न अबाउट द टफ कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन फाइट करने का एक ही तरीका, कॉस्ट को कम करो, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द कॉस्ट ऑडिट। सो देयर आर द सर्टेन कंपनीज व्हिच आर नॉट लीगली बाउंड कॉस्ट ऑडिट कराने के लिए, बट स्टिल दे गो फॉर द कॉस्ट ऑडिट, तो उनका भी स्कोप अच्छा है। क्लियर, आ रही बात समझ? सबसे कम स्कोप है कंपनी सेक्रेटरीज का, सबसे कम। अपना तो ठीक है, बढ़िया स्कोप। अब आखिरी बात सुनना, आज की आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनेंस ऑडिट वॉलंटरी हो रही है ना, वॉलंटरी, स्टैच्यू में नहीं लिखा हुआ, इनकम टैक्स के लिए नहीं करा रहे, लोन के लिए भी नहीं करा रहे, किसी भी पर्पस के लिए नहीं करा रहे, ऐसे ही करा रहे, तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट को भी बुला सकते। बुलाता कोई नहीं है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, रियल लाइफ में कोई नहीं बुलाता, लेकिन आप बुला सकते हो, मना नहीं है, ठीक है। स्टैट्यूटरी फाइनेंस ऑडिट होगी, कौन करेगा? सीए। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ के कहने पे कराए, चाहे कंपनी के कहने पे कराओ, चाहे इनकम, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, तो सीए करेगा। इसी तरीके से अगर स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट तो कौन करेगा? सीएमए ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वॉलेंट्री, ये ध्यान से सुनना, वॉलेंट्री फाइनेंस ऑडिट करा रहे हो, किसी ने नहीं बोला कराने के लिए, फिर भी तो सीएमए से करा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप वॉलेंट्री कॉस्ट ऑडिट करा रहे हो, तो आप सीए से भी करा सकते हो, क्योंकि पढ़ते तो फाइनेंस आप भी हो, आपका और हमारा सिलेबस सेम ही तो है। सो टेक्निकली आप भी उतने ही कॉम्पिटेंट है। आपकी भी आर्टिकलशिप होती है, हमारी 3 साल की होती है, आपकी 1.25 साल की, इतना ही तो फर्क है, लेकिन होती तो है ही ना, आप भी सीए के अंडर में ही करते हो। तो वॉलेंट्री अगर ऑडिट होगी ना, नॉन स्टैट्यूटरी, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी तो कॉस्ट ऑडिट सीएमए करेगा और फाइनेंस ऑडिट सीए करेगा।
आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आज के लिए हम बस इतना ही रुकेंगे, अगर कोई और डाउट अगर आपका है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम वाइंड अप करें। यार एक तो देखो, पहले मेरी बात सुनो, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हेलो बेटा लास्ट में, यार देखो मेरी क्लास में ना ये नहीं चलेगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मैं अब बार बार नहीं बोलूंगा, मैं जब ये आप जो आपस में अगल बगल बातें करते हो ना, मेरी क्लास में नहीं चलेगा यार, मैं बाहर निकाल दूंगा। देखो आपको मेरा नेचर पता ही है, जो बच्चे फाउंडेशन मेरे से पढ़े हुए हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस बात से। मेरी क्लास में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है चुपचाप बाहर चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मैं ना तो पूछता कभी कि तुम क्यों बैठे हो बाहर, तुम बाहर सोफे पे बैठो, बाहर तुम खिड़की पे लटको, या नीचे जाके बाहर सड़क पे बैठो, तुम कहीं भी जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरी क्लास चालू होते ही तुम बाहर बैठ जाओ सोफे पे, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम बाहर क्यों बैठो, मुझे क्या लेना देना यार। लेकिन मेरी क्लास में बैठे हो ना, तो प्लीज कीप साइलेंट। ये अगल बगल, तुम्हें लगता है बगल वाला तुम्हें ज्यादा अच्छा जवाब दे सकता है क्वेश्चन का, तो उसको बोलो यहां आ जाए, फिर मैं वहां बैठूंगा। तो अगर अगर अब की बार आपने बगल वाले से पूछा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, बगल वाले को यहां बुलाऊंगा और मैं वहां बैठूंगा और बगल वाले से पूछूंगा सवाल मैं फिर। यार क्लास चल रही है, आप मुझसे पूछो ना यार, आपको अगर कोई डाउट है ऑडिट में, अगर आपको लगता है बगल वाला ज्यादा कॉम्पिटेंट है, उसको बाहर लेके जाओ और बाहर उससे बैठ के पूरी ऑडिट पढ़ लो आप। यार कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है, हमको सुनाई नहीं दे रहा सवाल, मैं उसका जवाब दूं, या मैं आपको बैठ के आप अगल बगल वाले में बात कर रहे हो, गुटरगु चल रही है नीचे मुंह करके, और क्या है ये पागलपंती यार। बड़े हो गए अब तो यार, फाउंडेशन सेंटर में आ गए, क्लास जब से चालू हुई तब से 4 बार बोल दिया, उसके बावजूद भी वही सेम चीज यार। और अगर तुम्हें बोर लग रहा है, यू आर फ्री टू लीव द क्लास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट माई परमिशन। यदि आपको लगे ना कि आपको बोर लग रहा है, नींद आ रही है, तो चुपचाप उठ के चले जाना, मुझसे पूछना भी नहीं। क्लियर? सो मैं अब नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं करूंगा, इसके बाद अब अगली क्लास से आप सीधे बाहर निकलोगे, बाहर मतलब बिल्कुल बाहर, समझे ना। जो पूछना है मुझसे पूछो, नहीं तो चुप बैठो। हाँ, कौन सवाल पूछ रहा था? यस, बताया ना बेटा, इनकम टैक्स में अगर रिटर्न भरते समय 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा तो लीगली बाउंड हो गया ना। कॉस्ट ऑडिट के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। हाँ बेटा, जीएसटी से कॉस्ट ऑडिट के लिए नहीं आया होगा, जीएसटी ऑडिट के लिए आया होगा वो जीएसटी। अरे बेटा मेरी बात मान, अभी जीएसटी वाली मैम तुमको जीएसटी पढ़ाएगी, उनसे पूछ लेना। सीएमए फर्म में, सॉरी पार्टनरशिप फर्म में कॉस्ट ऑडिट के लिए कभी कौन समन भेजेगा, कौन, चल मान लेते हैं समन, जीएसटी डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद द जीएसटी और कॉस्ट। आप छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, लॉजिक तो चलेगा ना, कोई भी चीज में लॉजिक तो प्रीवेल करेगा। इनका पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पे भी फाइनेंस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी ऑडिट का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। विश्वास नहीं करना, अभी इधर इंटर में अलाइड लॉ में एक चैप्टर है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पढ़ेंगे हम लोग। प्रोविजन ही नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट तो बोलेगा नहीं। जीएसटी को किससे कंसर्न है? जीएसटी से। अब जीएसटी से कंसर्न है तो जीएसटी वाले तो जीएसटी ऑडिट के लिए बोलेंगे ना। जीएसटी ऑडिट के नोटिस में उन्होंने आपको यह लिख के दिया होगा कि वी आर कंसर्न अबाउट योर कॉस्ट, क्योंकि हमें लग रहा है आपकी कॉस्ट ज्यादा है या कम है, एज द केस में भी, और उसके हिसाब से एक इनपुट क्रेडिट होता है, आईटीसी बोलते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, वो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया। हमें लगता है आपकी कॉस्ट कम है, लेकिन आपने ज्यादा दिखाई और आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, इसीलिए हम आपकी कॉस्ट की ऑडिट करा रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट नहीं करा रहे हैं, कॉस्ट चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपने आईटीसी, आईटीसी जीएसटी का पार्ट होता है, वो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया। और अगर फिर भी ना हो तो कल यहां नोटिस लिया ना, हम सब बच्चों के सामने यहां बैठ के पढ़ेंगे उस नोटिस को, फिर उसके बाद डिस्कस करें। मैं कह रहा हूं कंफर्म, तो चिंता मत करें। हाँ मैं बता रहा हूं ना आपको, समझ में आया अभी? कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है। दोबारा सुन लो एक बार, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी का मतलब कंपनीज एक्ट नहीं, स्टैट्यूटरी का मतलब किसी भी स्टैच्यू में, स्टैच्यू मतलब लॉ में अगर ऑडिट कराने के लिए बोला, इस कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे कंपनी का कंपनीज एक्ट में बोला स्टैट्यूटरी ऑडिट, कम किसी प्रोप्राइटरी फर्म का इनकम टैक्स एक्ट में बोला, ये भी क्या कहलाएगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगा। समझ गए आप? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? गुड, चलो। हाँ अब यार कर लेंगे डाउट यार, तुम यार रुकी